कशाबद्दल सर? हा तो ओके ओके. So the water pipes having surface temperature of 55 degree passing through room which maintain at 74 degree Fahrenheit dry bulb. What is the relative humidity maintained in the room before moisture will condense on pipe? अच्छा ओके. किसी और ने ट्राई किया कि इसको? हेलो, किसी और ने ट्राई किया? हेलो हेलो किसी और ने ट्राई किया क्या इसको? सर, ये ट्राई करके देखा बट इसका आंसर जमा नहीं. ओके. क्या क्या कैसे प्रोसेस किया इसको? क्या कैसे क्या लॉजिक लगा सकते हो उसके पीछे? क्या चाहते हो? क्या कैसा लगेगा? क्या दिया है उन्होंने? क्या दिया है आपने को? ये बहुत है, मेरे का 50 क्वेश्चन बहुत होता है. सर 55 डिग्री Fahrenheit पाइप सरफेस टेम्परेचर दिया है. हाँ. और रूम टेम्परेचर दिया है 74 डिग्री Fahrenheit. 55 डिग्री क्या दिया है? पाइप सरफेस टेम्परेचर. ओके. और 74 डिग्री टेम्परेचर दिया है रूम. यस सर. तो अभी समझ लीजिए कि 55 डिग्री जो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो एयर है, जो रूम का एयर है, उसका ड्यू पॉइंट जो है वो 55 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए. कम से कम 55 डिग्री के नीचे नहीं जाना चाहिए. बराबर. अगर उसका ड्यू पॉइंट 55 डिग्री से नीचे जाएगा तो वहां पे कंडेंसेशन चालू हो जाएगा. करेक्ट? ओके. मतलब ऐसी कौन सी ह्यूमिडिटी है जो 74 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितनी % आ रही है जिसका ड्यू पॉइंट 55 है? वो आपको निकालना है. अगर आप चार्ट पे देखेंगे 74 ड्राइबल टेम्परेचर और 52% आरएच. सर 55 आरएच पे देखना है ना? 52% आरएच पे निकलेगा वो. 52 पॉइंट समथिंग. ओके. इतना आरएच कम से कम मेंटेन रखना चाहिए सो दैट उसका ड्यू पॉइंट जो है वो 55 डिग्री से नीचे रहेगा. अदरवाइज वो 45. हाँ, अदरवाइज वो कंडेंसेशन चालू करेगा, हो जाएगा. ठीक है क्या? समझ गए सब? डाउट है क्या? सर समझा नहीं, एक बार फिर से समझा दीजिए ना. हेलो. हाँ यस सर. 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है. यस सर. उसमें आरएच है, समझ लो एक्स अमाउंट ऑफ आरएच है. यस सर. उस एरिया, उस रूम का ड्यू पॉइंट जो तुम्हारा पाइप उसके में से जा रहा है उसका टेम्परेचर है 55 डिग्री सेंटीग्रेड. यस सर. तो थोड़ी देर में स्टेडी स्टेट कंडीशन हो जाएगी. ओके, उसका टेम्परेचर जो एयर का टेम्परेचर है वो 55 तक ड्रॉप हो जाएगा आगे चल यस के. सर. यस सर. बराबर है. यस सर. अगर वो ड्यू पॉइंट को टच करता है, यस सर. वो पॉइंट अगर ड्यू पॉइंट को टच करता है, अगर उसका ड्यू पॉइंट उससे अगर समझ लीजिए उसका ड्यू पॉइंट है 58 डिग्री और सरफेस टेम्परेचर है 55. ओके. तो कंडेंसेशन चालू हो जाएगा ना, ड्यू पॉइंट के नीचे चला जाएगा. यस सर. तो तुम्हारे ऐसी आरएच सिलेक्ट करना है जिसका ड्यू पॉइंट 55 के नीचे है. ओके. तो वो अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 52% आ जाता है. ओके. क्लियर है? यस सर. ओके. हेलो.
Yes, sir. सकाळच्या टॉपिक मध्ये काय शिकले तुम्ही? Types of expansion valve. ओके. आता काय होतंय आपला या सिच्युएशन मुळे आपल्याला डायरेक्ट बोर्डावर काम करता नसल्यामुळे आपलं थोडे लेक्चर्स मागे पुढे होऊ शकतात. हे काही फंडामेंटली काही गोष्टी, पण म्हणून आपण काय करू की आता जसा वेळ मिळेल तसं आपण एक एक समजून घेऊ. आज आपण काही बेसिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनिंग थोडस बाजूला ठेवून बेसिक अप्लाइड मेकॅनिक्सच्या काही सुरुवातीच्या काही गोष्टी आपण घेतल्या होत्या. हेलो. Yes, sir. हिंदी में हिंदी. बेसिक चीजें जो हमने बेसिक फंडामेंटल हम लोग ने जो शुरू में लिए थे पिछले साल, उस हिसाब से आपने मेजरमेंट्स भी लिए है, देखा है, मेजरमेंट्स भी देखा है, कन्वर्जेंस भी पढ़ा है. तो लेकिन कुछ थोड़ा सा उसको हम एग्जाम्पल्स के साथ रिव्यू करते हैं, सो दैट आपका जो फंडामेंटल जो है वो आपको क्लियरिटी आ जाएगी. लेटेस्ट मेनली अपन एग्जाम्पल्स ही लेंगे, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे. एक एग्जाम्पल है, वाटर इज फ्लोइंग. अब ध्यान से सुन लीजिए बराबर, या लिख भी सकते हैं आप. वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप एट द रेट ऑफ 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड. Sir, repeat कीजिए ना. Repeat कीजिए. A water is flowing through a pipe Yes. at the rate of 0.03 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड. Okay. आपको बताना है व्हाट इज द मास फ्लो रेट इन द पाइप इन किलोग्राम पर सेकेंड. आपको बताना है कि ये 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है. आपको निकालना है व्हाट इज द मास फ्लो रेट इन किलोग्राम पर सेकेंड. निकाल सकते हैं आप. निकाल सकते हैं या मैं बताऊं? नहीं सर, बताइए ना. क्या दिया है आपको? Water Water flowing through 0.03 meter cube per second. 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड ये वॉल्यूम फ्लो रेट है. बराबर. आवाज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी को कोई म्यूट करना चाहिए क्या? कोई सभी लोग म्यूट कर लेंगे. ऑल शुड म्यूट एक्सेप्ट दिडमिजर. ये जो है अभी इसको है, आपको मास निकालना है. सी वॉल्यूम और मास का क्या रिलेशन होता है? डेंसिटी मालूम है आपको, बताया था मैंने. डेंसिटी. यस सर. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? नहीं, इसमें क्या होगा? ये केजी में है.
बताइए। डेंसिटी का यूनिट क्या है वाटर का? केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब पर कितने केजी पर मीटर क्यूब? One density of water is equal to 997. 1000. हाँ 1000 sir. हाँ 1000 केजी पर मीटर क्यूब ना। Yes sir. Yes sir. हाँ अगर 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड ये रेट से अगर वॉल्यूम हो रहा है पास, इसको आप 1000 केजी पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिला? Mass flow rate कितना मिला? 30 30 केजी पर सेकंड। 30 केजी per second. पर सेकंड, बराबर है। Yes sir. तो इससे आपको समझ में आया क्या है कि ये वॉल्यूम फ्लो रेट से आपको मास फ्लो रेट निकालने के लिए डेंसिटी का कैसे यूज कर सकते हैं। एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Now next coming to the next parameter, force. आप लोग सब लोग ने एवरीबॉडी नोज व्हाट इज फोर्स। फोर्स की क्या डेफिनेशन है मालूम है आपको? अगर आपको बोला फोर्स को डिफाइन करो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? It is work done to be done on some object to move from one place to another. That is work done. That is not force. Sir, mass into acceleration. हाँ बराबर। So force is what? Mass into acceleration. हेलो, Yes. समझ गए ना? फोर्स sir. इज मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने जो बताया जो दैट इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। Okay. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जितने डिस्टेंस वो मूव होता है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज फोर्स Displacement. मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज वर्क डन। बट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स का यूनिट क्या है? Newton. Newton. न्यूटन। ओके, सो एक फाइंड आउट एक कीजिए एग्जांपल। अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैविंग ए मास ऑफ 15 kg and it caused to accelerate at the rate of 10 meter per second in the direction of net force. What is the magnitude of force? सर 50 केजी ना 50 कैसे? नाही वेट जे दिले ते केजी मध्ये ना ते हो. 50 का 15 आहे 15 Sir, question एकदा repeat करा. Unbalanced force acting on a body having a mass of 15 kg Yes. and it caused to accelerate at the rate of 10 meter per second square in the direction of net force. Calculate the magnitude of force. 150 Newton. 150 न्यूटन। बराबर। सगळ्यांचं आलं? येस सर 15 into 10 150 न्यूटन। Now take another example. अपने को निकालना है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर ध्यान से सुनना। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मास ऑफ 25 kg
डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय मास ऑफ 25 kg. यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या लेंगे आप? 9.81. हाँ, करेक्ट. तो कितना आएगा सोल्यूशन? अपना फोर्स कितना आएगा? 245. 245.18 न्यूटन. 245.25. 25. हाँ, ठीक है. Another example, a person throws a baseball at an acceleration of 25 meter per second square. With 12.5 Newton force, with a 12.5 Newton force. What is the mass of baseball? नहीं करते मैं नहीं 0.5 kg. 0.5. 0.5 kg. Similarly, if you drop a 15 kg ball with a force of 147 Newton, now it is you are dropping. If you drop a 15 kg ball with a force of 147 Newton, what is its acceleration? 9.81. बरोबर. How much force is required to move? खाली एक मिनट. हाँ. How much force is required to make 2000 kg car accelerate at 5 meter per second square? Sir, repeat 2000. 10,000. 2000 kg car accelerated at 5 meters per second square. What is the force required? 10,000 10,000. Newton. Newton. Correct. Now you have seen force. Now you have seen work done also. Force into distance is work done. ये आपको मालूम है, बराबर? Okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वर्क डन जो होता है, वर्क डन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? Newton meter. न्यूटन मीटर. मतलब क्या, उसको क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन मीटर. Force required to displace a body. That is okay, but what is 1 न्यूटन मीटर? Joule. हाँ, जूल. ओके.
If someone applies a force of 25 Newton to a ball for a distance of 0.1 meter, how much work is done? Two point five. 2.5 watt. Joule. 29 ना 29 है ना सर फोर्स 25 है. 2.5 न्यूटन मीटर Newton meter. हाँ, म्हणजे जूल. Joule. हाँ. आता एक्झाम्पल घ्या. आता तुम्हीच प्रयत्न करा. Find the energy. Energy is also work. Find the kinetic energy of a body with a mass of 10 kg and a speed is 10 meter per second. What is the kinetic energy in joule? स्पीड किती सर Huh? स्पीड 10 meter per second. Sir, 500 joules. बराबर है. बाकी के लोगों को आया? मीन्स कैसे है Half mv. Sir, formula है half mv square. हाँ. Kinetic energy का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर. ओके, हाफ mv स्क्वायर. m इज मास, v इज वेलोसिटी. तो मास आपको दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है. मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आएगा 500 जूल. समझे? ओके ये फार्मूला यूज करो. mv स्क्वायर बाय 2. Take one more example. How much energy is required to accelerate 1000 kg car from race condition to 30 meter per second velocity assuming no friction? कितना फोर्स लगेगा 1000 Sir, kg please कार? repeat. Sir, repeat the question, please. कितना फोर्स लगेगा ये 1000 kg कार को एक्सेलरेट करने का है फ्रॉम रेस कंडीशन से उसको मूव करना है टू अचीव 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन. कितना आया? $30,000 जूल नहीं कैसे आएगा? देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है. देखिए और सर हाफ mv स्क्वायर यूज करना है ना हाँ बराबर है. और
4,50,000. हाँ 450,000. 4,50,000. Yeah. ठीक है, करेक्ट है. This is what the example of kinetic energy. Now find the gravitational potential energy of an object. Question समझ लो. Find the gravitational potential energy of an object with a mass of 100 kg raised at 20 meter above ground. 100 kg मास को 20 मीटर अबव ग्राउंड रेस किया है. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? One nine six two zero zero. 19620. 19620. करेक्ट. डबल. पता है, बाकी के लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो जरा एक्सप्लेन करो आप. सर फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, मास इनटू ग्रेविटी, जी इनटू एच. एच इज इक्वल टू हाइट, mgh. यस. जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², वैसे पोटेंशियल एनर्जी का है mgh. mgh मीन्स मास, g मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, h मीन्स हाइट. तो इसमें आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 मीटर हाइट को. तो जो मिलेगा दैट इज जूल. अगेन इट इज इन जूल. वैल्यू क्या है सर? अभी 19620 आया इन लगा ना. ओके. यस यस राइट. Yes, sir. ऐसे ही निकाल लीजिए. 12 kg suitcase is lifted at 0.75 meter above ground. What is the energy? What is the energy consumed? 12 kg suitcase is lifted 0.75 meter above the ground. $88.29. 88.2 joule ना. 88.29. Correct. Correct. Now take an example, a rectangular tank two meter by 3 meter. With a water having a mass of 1800 kg. What is the force of gravitation acting on the base of tank? सर टँकची हाईट नाही दिली. नाही. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विचारले आता. मास दिलाय. $9.8.
9.8 एक्सेलरेशन झालं ना. मास 1800 आहे ना. 1800 kg मास है ना. Yes, sir. तो मास इंटू एक्सेलरेशन 1800 इंटू 9.8 करो कितना होता है. 1765. 17640. ये न्यूटन हो गया. बराबर. Yes. दिस इज द न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस. करेक्ट. Yes, sir. नहीं सर, फिर से बताइए ना. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन. अगेन सेम फॉर्मूला. 1800 kg मास दिया हुआ है, 9.8 का एक्सिलरेशन है, तो बेस ऑफ द इसमें उसका फोर्स हो जाएगा 1800 इंटू 9.8 17640 न्यूटन. ये सिर्फ फोर्स हो गया ना सर. हाँ फोर्स हुआ ना, न्यूटन है ना. ओके. फोर्स ही पूछा है. अभी नेक्स्ट सवाल मैं दूसरा पूछ रहा हूँ. अभी अपने को निकालना है प्रेशर. प्रेशर कैसे निकालेंगे. व्हाट इज द प्रेशर. Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया. तो कितना फोर्स है अभी. 17658 हाँ वो कितना यूनिट क्या है उसका. न्यूटन. Newton. और एरिया कितना है. 6 meter square. डिवाइड करो उसको. 2943 2943 Newton per meter. 2943 न्यूटन पर per meter square. स्क्वायर. 2943 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो आया है उसको क्या बोलते हैं. इसका यूनिट क्या है. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज व्हाट. Pascal. हाँ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल. 1 पास्कल. सर बट ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को निकालना है ना. नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब से मास दिया हुआ है ना. मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके. मीन्स अपने को निकालना प्रेशर था. हाँ बाद में मैंने बताया पिकर पे. अभी एक एग्जांपल और ले लो. 1 kg of water flowing at a velocity of 50 meter per second. थ्रू रेसवे समझ लो. अबाउट 2 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. दे जो वाटर जो फ्लो हो रहा है इट इज 200 मीटर फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट हाइट पे. 200 मीटर रेफरेंस पॉइंट पे है. रेफरेंस पॉइंट से 200 मीटर ऊपर है. हमें टोटल एनर्जी निकालना है. क्या करेंगे हम. Kinetic plus potential energy. हाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालिए कितना होता है. थ्री टू 12 joules. 3210. बाकी के लोगों को समझा क्या. पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ mv स्क्वायर से, तो वो आएगी 1250 जूल. ओके.
और बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे 1 into 9.8 into 200. 200 meter, h is 200, the acceleration is 9.8, mass is 1, तो 1960. तो उसका 1960 plus 1250 करेंगे तो 3.23210 जूल आपको मिलेगा. ठीक है. ओके सर. Now take another example. Now coming to our main top subjects also. The gauge reading of a refrigerant cylinder is 150 psig. रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का जो रीडिंग है वो 150 psig दिखा रहा है. व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? समझिएगा कि सवाल समझ गए? यस सर. क्या क्या फॉर्मूला है वो? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट इज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये फार्मूला याद रखो. एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इधर गेज प्रेशर कितना है? 150. इधर गेज प्रेशर कितना है? 150 है ना? यस सर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? अगर आपको ये पीएसआई में दिया है तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पीएसआई में ही लेना पड़ेगा ना. 14.7. तो कितना होगा? ऐड करेंगे आप 150 में कितना ऐड करेंगे? 14.7. तो टोटल कितना हो गया? 164.7. 164.7 एब्सोल्यूट प्रेशर. समझ गए? क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now take another example. A compound gauge fixed on a system, refrigeration system, reads 200 mm vacuum. 200 mm वैक्यूम रीड कर रहा है एक गेज. व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सिस्टम? अभी देखिए फार्मूला यही यूज करना चाहिए आपको. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए. A compound gauge fixed on a system reads 200 mm of vacuum. What is the absolute pressure of the system? माइनस करेंगे सर. नहीं, अभी फॉर्मूला क्या है आपका? एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर. गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. तो गेज प्रेशर तो निगेटिव में है, इधर वैक्यूम में तो निगेटिव है. ये एमएम में दिखा रहा है ना, मतलब ये मर्क्यूरी इसमें देखिए. हेलो. यस सर. जब भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एमएम में यूज करते हैं जब हम लोग, तो टर्मिनोलॉजी एमएम में मतलब एमएम ऑफ मर्क्यूरी है. ओके. तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गेज प्रेशर कितना है? माइनस 200 है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 14.7. वो पीएसआई में है. 760. 14.7 पीएसआई में हो गया. अभी मर्क्यूरी में कितना होगा? वो 760 mm. 750 नहीं है, 760 है. सो एब्सोल्यूट फिगर क्या आ गई? 560. 560.
560 is the correct one. Sir, means 14.7 mm of atmospheric pressure is equal to 760 mm of Hg. 14.7 आप लिख लीजिए, मांगता है तो 14.7 psi पाउंड्स पर स्क्वायर इंच. 14.7 pounds per square inch is equal to 760 mm of mercury. Okay. Is equal to 1.03 kg per centimeter square. ठीक है. Okay, sir. एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उसको सॉल्व करना जरूरी है. रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज डीपली इवैक्यूएटेड. समझ लीजिए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज डीपली इवैक्यूएटेड एंड द रीडिंग ऑन द माइक्रोन गेज. अभी नाउ इसमें अपने आगे पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे भी ऑल्सो कि जो वैक्यूम हम लेते हैं गैस चार्जिंग के समय वो माइक्रॉन्स में जाना पड़ता है. लो हाई वैक्यूम वगैरह लेते हैं जब, तो माइक्रोन गेज शुड बी शोड. द रीडिंग शोन इज 50 माइक्रोन. जो गेज पे दिखा रहा है वो 50 माइक्रोन का प्रेशर दिखा रहा है. दिस मीन्स दैट द प्रेशर इन द एयर लेफ्ट इन द सिस्टम. हेलो, एक मिनट. आफ्टर अगेन रिपीटिंग, आफ्टर रेफ्रिजरेशन सिस्टम is deeply evacuated, the reading on the micron gauge showed 50 micron. This means that the pressure of the air or gas left in the system after the evaporation has some pressure. So हमने 50 micron का निकाला है, so something is balanced inside. So what is that? वो निकालना है हमें. तो 50. हेलो. Yes, sir. गेज रीडिंग 50 माइक्रोन का दिखा रहा है सिस्टम. Okay. उसके ऊपर तो हमें उसको आप समझ लीजिए. आप आगे अगर हम उसको निकालेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि माइक्रोन जो होता है, माइक्रोन ना, एक माइक्रोन मतलब 1 मिलियंथ ऑफ 1000, मालूम है ना वो? Yes, sir. 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 0.001 mm, 1/10⁻³ बराबर. ओके. अभी समझो 50 माइक्रोन्स वो रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब कितना mm ऑफ Hg दिखा रहा है वो? 50 into 10⁻³ तो कितना हो गया? 0.05. 0.05 mm of Hg, correct? हेलो. Yes, sir. 0.05 mm of Hg वो प्रेशर दिखा रहा है गेज के ऊपर आपको, बराबर? Yes, sir. इसका मतलब वैक्यूम कितना हो गया? अब क्या करेंगे, उसको अपने को वैक्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, 760 माइनस इसको 0.05 करेंगे तो एक्चुअल वैक्यूम कितना हो गया? 759.95. सर माइनस कैसे करेंगे? क्योंकि हेलो, अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 760. यस.
और आपने अचीव कितना दिखा रहा है आपको? 0.05 दिखा रहा है गेज पे। इसका मतलब आपने कितना रिमूव किया है, वैक्यूम कितना निकाला है? 759.95 निकाला है ना, तभी जाके वो 0.05 दिखा रहा है ना। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है 760 mAh है ना। ओके, तो 759.9 है, वो क्या है सर? वैक्यूम है वो, दैट इज वैक्यूम। वैक्यूम प्रेशर। तो सो फार अभी हम लोग ने फोर्स अंडरस्टैंड किया, मास एक्सेलरेशन अंडरस्टैंड किया, काइनेटिक एनर्जी किया, पोटेंशियल एनर्जी किया, वर्क डन किया, एनर्जी किया, दैट वी आर जस्ट, हमने इसको ब्रश अप किया है। नाउ टेल मी व्हाट इज पावर? पावर का क्या डेफिनेशन होता है? बोलिए, चुप हो गए एकदम। हेलो, यस सर। Yes sir. व्हाट इज पावर? अगर हमको पावर को डिफाइन करना है तो कैसे पावर को डिफाइन करेंगे? Work done per unit time. Per unit time. हाँ, पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जूल्स वर्क डन पर यूनिट टाइम मीन्स 1 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। हेलो, यस सर। जूल पर सेकेंड म्हणजे मतलब न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये पावर हो गया। ओके बराबर, न्यूटन मीटर पर सेकेंड ये पावर हो गया। ओके। सो 1 जूल, न्यूटन मीटर पर सेकेंड मतलब 1 जूल पर सेकेंड, न्यूटन मीटर मतलब वो 1 जूल। ओके ओके, तो 1 जूल पर सेकेंड, इसका अलग यूनिट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज 1 जूल पर सेकेंड? Watt. 1 watt इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। बराबर। हेलो, Yes sir. एंड 1 HP इज इक्वल टू कितने वैट? 726. 746। 746. देखो, कभी भी कोई भी पावर कैलकुलेशंस आपको करना है जिंदगी में, वो वाटर पंप हो, एयर फ्लो हो, एयर पंप हो, कोई भी हो, जिसकी भी पावर निकालनी है आपको, उसको न्यूटन मीटर पर सेकेंड का फॉर्मूले में लेके आने का। हेलो, Yes sir. Yes sir. न्यूटन मीटर पर सेकेंड फॉर्मूले में लेके आने का। तो उसके लिए क्या एक आइडिया है कि उसके लिए देखिए, न्यूटन मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए आप उसको अगर फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब पर सेकेंड है, लेट अस अंडरस्टैंड मीटर क्यूब पर सेकेंड। हेलो, लिख लीजिए Yes, पंकज, लिख लीजिए मीटर क्यूब पर सेकेंड। मल्टीप्लाइड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
हेलो, यस सर बोलिए। मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको? मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मीटर रह जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, बराबर? यस सर। हाँ, यस सर। ओके। तो आपको क्या करना है, मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब क्या मिलता है आपको? फ्लो रेट, बराबर ना? यस सर। फ्लो रेट, मीटर क्यूब सेकेंड मतलब फ्लो रेट हो गया। वो किसी का भी फ्लो रेट होने दो, एयर का होने दो, पंप का होने दो, पानी का होने दो, किसी का भी होने दो, ठीक है? हेलो, यस सर। हाँ, मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड को अगर आप एनएम न्यूटन पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या? पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। हेलो, यस सर। यस सर। मतलब आप किसी भी फ्लो रेट को जो मीटर क्यूब सेकेंड में है, उसको अगर आप पास्कल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैट मिल जाएगा। समझे क्या? ओके। समझे ना? नहीं सर, नहीं सर, लेकिन वो न्यूटन मीटर पर सेकंड में आया ना। न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज व्हाट? वैट हो गया ना, 1 जूल पर सेकेंड। ओके। न्यूटन मीटर पर सेकेंड मतलब क्या है, 1 वैट हो गया ना। ओके। अभी देखो, आपको एक एग्जांपल से समझ में आएगा। एक एयर ब्लोअर है, एग्जांपल में बता देता हूं। एयर ब्लोअर है जिसका फ्लो रेट है 3600 मीटर क्यूब पर आवर। हेलो, Yes, sir. यस सर। 3600 meter cube per hour, and it is developing a pressure of 746 pascal static pressure. What is the power in HP? निकाल सकते हैं आप लोग कोई, या मेरे को बताना पड़ेगा? ट्राई करो। सर 746। हाँ, क्या आया? 746 वॉट। हाँ, नहीं मतलब HP, कैसे? मतलब HP कितना है? मतलब HP मतलब 1 HP आया 1 ना? HP 1 HP। हाउ टू फाइंड सर? हेलो, हाँ सर, कैसे Yes, sir. किया? हाँ, देखिए ऐसा है, 3600 मीटर क्यूब पर आवर आपको दिया हुआ है। यस सर। मैंने पहले क्या बताया कि मीटर क्यूब पर आवर को मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। पहले आपको फार्मूला बताया ना मैंने, मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय पास्कल। मीटर क्यूब सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय पास्कल आपको न्यूटन मीटर पर सेकेंड देगा डायरेक्ट। सो 3600 मीटर क्यूब पर आवर को पर सेकेंड करने जाएंगे तो पहले 60 से डिवाइड करेंगे, बाद में और 60 से डिवाइड करेंगे, तो वो आ जाएगा 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 मिनट।
1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट सर? अभी 1 मीटर पर सेकंड को पास्कल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 746 से, तो आ जाएगा 746 वैट। मतलब आ जाएगा 1 HP। ओके, मल्टीप्लाई बाय 746 पास्कल। हाँ, वो फॉर्मूला ही बताया ना मैंने आपको। ओके, ध्यान में आ गया? यस सर। सुबोध, हॅलो. नाही, आता पुढचे हिट याच्यावरचे कॅल्क्युलेशन घ्यायचे आहेत, तर मला वाटतं ते पुढच्या वेळेस घेऊ आता. वी शुड स्टॉप हिअर नाव. अजून आहे बरेच आहे, पण काय म्हणजे सुरू केलं तर मग ते अर्धवट होतील परत. कोणाला काही प्रश्न असतील, काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारून घ्या, काही डाऊट असतील ते आजच्या याच्यामध्ये. सर एक डाऊट आहे. सर आपण जे VRF मधलं जे HP घेतो, ते HP आणि हे HP काय डिफरन्स असते की सेमच असतो? ते HP काय असतं जनरली? त्याला TR मध्ये का बरं घेत नाही? VRF मध्ये सर आपण HP मध्ये आपण VRF कन्सिडर करतो, त्याला TR मध्ये का बरं? तर ते TR आणि हे जे HP ते सेमच आहे का? नाही, हे सेम नाही आहे. ते HP वेगळं, त्यांनी ती टर्मिनॉलॉजी वापरली आहे वर्ल्ड वाईड HP साठी, याच्यासाठी काय म्हणतात त्याला, स्टँडर्डायझेशन साठी. सगळीकडे एक राहणार ते. त्याला तो जो 0.8चा रेशो आहे ना, 0.8 असतो. येस सर. हा, तो HP आणि हे HP, हे ऑपरेटिंग HP आहे, याच्यात डिफरन्स येते. इट इज नॉट सेम. दिस इज नॉट, त्याच्याशी कम्पेअर नको करायला. ते हे HP म्हणजे दिस इज द पॉवर रिक्वायर्ड. आणि जो आता काय एनी युनिट इज कन्व्हर्टेबल ना, शेवटी किलोवॅट मध्ये. तर आता रेफ्रिजरेशनची कॅपॅसिटी सुद्धा आपण किलोवॅट मध्ये देतोच ना. येस सर. पण आपण असं त्याच्यामध्ये म्हणत नाही की 1 किलोवॅट आहे म्हणजे तेवढी 3.5 किलोवॅट इज 1 TR आहे, तर त्याला आपण HP मध्ये सांगत नाही जनरली. येस सर. ते फक्त VRV मध्ये तो कन्सेप्ट वापरलेला आहे. सर ते VRV साठी म्हणजे 1 TR इज इक्वल टू 0.8 आहे का? 0.8 HP? हो. ओके. हो. त्याच्या पुरताच येतो, त्याच्यापुरताच त्याचा उपयोग आहे. आणि सर मग आपलं नॉर्मल स्प्लिटला आपण तेवढंच कसं 1 TR इज इक्वल टू किती HP कन्सिडर करतो DX ला? स्प्लिटला काय? DX ला मग आपण HP, आता VRF ला आपण 1 TR इक्वल टू 0.8 HP, तर मग आपलं नॉर्मल स्प्लिट किंवा डक्टेबल आहे, तर त्याला आपण HP पकडू शकतो? नाही, ते परत कन्फ्युज नका होत. ते HP इज डिफरंट. तो VRFच्या आउटडोअरच्या मशीनची कॉन्फिगरेशन जी आहे, त्याची टर्मिनॉलॉजी ती HP मध्ये कॅल्क्युलेट केली जाते. त्याला तो 0.8चा रेशो आहे. स्प्लिटचा असं नाहीये. स्प्लिटला तुम्हाला 1 TR असेल तर तुम्हाला HP म्हणजे जी काही तुमची पॉवर कन्झ्युम होणार आहे कंप्रेसरची आणि कंडेन्सरची जी काही पॉवर कन्झ्युम होणार आहे, ती जी काही किलोवॅट लागणार आहे, 1 किलोवॅट किंवा 1.2 किलोवॅट, ती दॅट HP इज इलेक्ट्रिकल HP दॅट इज रिक्वायर्ड टू ड्राईव्ह रन द सिस्टम. त्याचं त्या TRचं कधी HP मध्ये कन्वर्ट करत नाही असे किलोवॅट मध्ये. हा, तुम्ही किलोवॅट मध्ये सांगू शकता की 1 TR ची मशीन आहे, 1 TR स्प्लिट आहे म्हणजे 3.5 किलोवॅटची मशीन आहे. ओके.
कुलिंग कॅपॅसिटी टाका, वर्ड वापरावा लागतो तिथे, कुलिंग कॅपॅसिटी. म्हणजे सर आणि स्प्लिट असेल तर आपण टीआर मध्येच बोलणार. कुठे डक्टेबल किंवा स्प्लिट असेल तर डक्टेबल स्प्लिट टीआर मध्येच बोलणार, तिथे एचपी तर बोलणारच नाही, कॅपॅसिटी मध्ये नाही बोलणार एचपी, ओके. कुलिंग कॅपॅसिटी मध्ये एचपी नाही बोलणार. ओके, फक्त VRF मध्ये पण HP मध्ये बोल. कुलिंग कॅपॅसिटी मध्ये किलोवॅट बोलू शकतो आपण, पण आपल्याकडे टर्मिनॉलॉजी जास्त करून अजूनही टीआर चीच आहे. ओके. तर त्याची किलोवॅट मध्ये असते कुलिंग कॅपॅसिटी, ते कॉम्प्रेसरची फक्त धरली जाते की कंडेन्सर मोटर पण त्याच्यामध्ये ऍड होतं? नाही, कुलिंग कॅपॅसिटी जी दिली जाते 3.5 किलोवॅट, ती त्याची रेफ्रिजरेशन कॅपॅसिटी आहे, 1 टीआर. एव्हापरेटर कॅपॅसिटी, इफेक्ट रेफ्रिजरंट इफेक्ट येतो. ओके, रेफ्रिजरंट, ठीक आहे. तो रेफ्रिजरंट इफेक्ट आहे, ती इतकी कॅपॅसिटी त्याची. ओके. कंप्रेसर आणि कंडेन्सरची त्याला एडिशन होऊन वेगळं होणार. ते तुम्हाला मिळणार, अवेलेबल मिळणार तुम्हाला 3.5 किलोवॅट, म्हणजे 1 टीआर ची मशीन असेल तर 3.5 किलोवॅट मिळणार. ओके. म्हणजे कुलिंग कॅपॅसिटीज ना सर? हा, कुलिंग कॅपॅसिटीज ना, म्हणजे कुलिंग कॅपॅसिटी त्याच्यावर मेन्शन केलं असतं, ती कुलिंग कॅपॅसिटी 3.5 किलोवॅट कुलिंग कॅपॅसिटी. ओके. त्याच्याशी तुम्ही त्या इलेक्ट्रिकल पॉवरच्या किलोवॅटशी कन्फ्युज नका हो. ओके. आणि सर आपण इलेक्ट्रिकल पॉवर कन्झम्पशन जर का काढायचं तर आपण किती 1.25 ना सर? तर ते डिपेंड्स ना तुमचं काय पुण्याचं किती आहे. 1.1 पासून 1.25 पर्यंत असू शकतं, ते 1.2 असतं जनरली. ओके. आणि स्प्लिट आणि डक्टेबल आणि VRF ला आपण किती घेतो सर अंदाजे? डक्टेबलला थोडंसं स्लाइटली कमी असू शकतं. VRFचं ऑन एन एव्हरेज VRF ला 0.9 0.8 वगैरे जाऊ शकतं. 0.8 to 0.9 पर्यंत किलोवॅट पर टन. ओके. नॉर्मलला 1.1 to 1.2, VRV ला 1.9 पर्यंत जाऊ शकतं, 0.8 to 0.9. आणि चिलर्स वगैरेला अजून खाली जाता येतं, 0.6 वगैरे पर्यंत जाता येतं, स्क्रू चिलर्सला वगैरे तर अजून खाली जात आहे. ओके. एनिथिंग एल्स? अजून काही वेळ असेल तुम्हाला तर अजून कुठले दुसरे अजून प्रश्न असतील तर, क्रिटिकल काही वाटत असेल तर विचारा. तुम्हाला पर्टिक्युलरली अजून हिट लोड कॅल्क्युलेशनच्या आधी काय शिकायचं आहे? सर हा बोला. सर ड्यू पॉइंट कन्सेप्ट थोडं परत एकदा सांगा ना, की ड्यू पॉइंट किती असायला पाहिजे, खाली असायला पाहिजे, कसं असायला पाहिजे, कॉइलचं टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कसं असायला पाहिजे नाही, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हा प्रत्येक वेळेस केस टू केस बेसिसवर, डिझाईन बेसिसवर ठरवला जातो. ओके. तुम्ही तो सिलेक्ट करावा लागतो. ओके. तुमच्या प्रोसेसची रिक्वायरमेंट काय आहे, तुमची हिट लोड कंडिशन्स काय आहे, तुमचे सेन्सिबल हिट रेशो काय आहे, सगळ्या रूम कंडिशनवर अवलंबून या सगळ्या गोष्टी आहेत, जे तुम्हाला पुढे शिकाल तेव्हा समजेल तो. त्याप्रमाणे तो सिलेक्ट केला जातो ड्यू पॉइंट. ओके. तुम्हाला किती मॉइश्चर काढायचं आहे त्याच्यावर तो ड्यू पॉइंट तुमचा ठरवतो, की किती तुम्ही खाली जायला लागेल, किती कमी जायला लागेल. ओके. सर ड्यू पॉइंट आपल्या लोकेशन वाईज पण डिपेंड करतं का? सपोज नाशिकची लोक वेगळी असेल, जळगावची ड्यू पॉइंट वेगळं असेल, असं पण होतं का? नाही, तसं नाही होणार. एल्टिट्यूड वर, सी लेवलवर फरक पडतो थोडा, पण एवढा मार्जिनल नाही, म्हणजे एवढा फरक नाही पडत. ओके. म्हणजे जर इकडे मी एक मशीन डिझाईन केली तर त्याचं ड्यू पॉइंट सेम असेल, आणि जर जळगावला पण मी एक मशीन ठेवली तर त्याचा ड्यू पॉइंट पण सेम असेल, म्हणजे जर सेम कंडिशन असेल सगळे बाकीचे. हो. ओके. ते कारण आहे त्याचं की रूम कंडिशन सेम असते ना. येस. तुम्हाला ओके. नाशिकला हा, म्हणजे आपल्याला पाहिजे, रूम प्रोसेस रिक्वायरमेंट जी असते ती सगळीकडे सेम असते, ते कुठेही असाल ना तुम्ही. ओके. प्रोसेस रिक्वायरमेंट मोर सेम असते, थोडा बहुत फरक पडू शकतो तुमच्या लेटेंट लोड आणि फ्रेश एअरच्या लोडमुळे. जर तुमचं SHR मध्ये फरक पडला तर ड्यू पॉइंट मध्ये फरक पडू शकतो, कमी जास्त थोडा बहुत होऊ शकतो.
पण त्या अगेन डिपेंड ऑन सिच्युएशन टू सिच्युएशन. प्रत्येक केसला एव्हरी केस हॅज गॉट सेपरेट ड्यू पॉइंट. तो कधीच कॉमन सेम राहणार नाही. तर आपण जेव्हा जर ड्यू पॉइंट सिलेक्ट करतो तर आपण थोडस ओव्हर सिलेक्ट करतो, म्हणजे थोडं कमी सिलेक्ट करतो, की आपल्याला जर आपण एक्झॅक्ट सिलेक्ट केलं तर बाकीचे कंडिशन त्याला अफेक्ट न करणे, त्याच्यासाठी प्रिव्हेन्शन साठी आपण काय करतो? म्हणजे सपोज एखादा ड्यू पॉइंट 52 आहे आणि बाकीचे कंडिशन्स मुळे तो वाढून गेला सपोज, तर ते आपण प्लस मायनस सिलेक्ट करतो का ड्यू पॉइंटला? नाही, कधीच नाही. ओके. कधीच नाही करता का. जो ड्यू पॉइंट आला तो करायला लागेल. तर तुमच्याकडे 52 तुम्हाला अचीव्ह नाही करता येते समजा, तुमच्या प्रोसेसमुळे जर तुमचं 52 नाही अचीव्ह करता येते, तर मग तुम्हाला लोड वाढवून, आर्टिफिशियल लोड देऊन, हीटर देऊन ते ड्यू पॉइंट वाढवावा लागतो. मग ते वेगळी प्रोसेस सुरू होते. ओके.